हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सॉरी, कल वीडियो हम नहीं ला पाए कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट वापस से आज हम लोग आ गए हैं अपने 25 क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें समझेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें आपसे मिस ना हो। क्वेश्चंस को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा नागर शैली का मंदिर नहीं है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नहीं है, मोढेरा का सूर्य मंदिर नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है, कैलाश मंदिर नहीं है। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है कहाँ, माउंट आबू में। विमल शाही के टाइम का है, विमल शाही वंश। ठीक है, विमल शाही के टाइम का। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है, सोलंकी वंश के टाइम का है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में। कोणार्क से संबंधित मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप चैनल विजिट करेंगे तो शॉर्ट्स में होगा। तो वो इन डिटेल मैंने काफ़ी चीज़ों को उसमें 60 सेकंड के टाइम में बहुत अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर वो आप देख लेते हो तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग जिसको भी ना क्लियर हो तो वहाँ से विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, उड़ीसा में है, केसरी व गंगा वंश के टाइम का है। ठीक है, ठीक। कैलाशनाथ मंदिर, ये कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम में है, कांचीपुरम, पल्लव वंश के टाइम का। और इसके अंतर्गत कौन सी आती है, द्रविड़ शैली। ठीक है, अब जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये भी आपका नागर शैली का ही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी आपका नागर शैली के अंतर्गत ही आता है। सोलंकी शैली कभी कभी बोल दिया जाता है सोलंकी शैली, जैसे कि उड़ीसा में कलिंगा शैली बोल दी जाती है, वहाँ की लोकल जो जगह है तो उसके हिसाब से। बेसिकली जो मेन है वो है नागर शैली, तो उस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेसर शैली का समय कितना है। अब ये अभी पिछले क्वेश्चन में आपने नागर पढ़ा, ये बेसर, तो ये है क्या बेसिकली, मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी, नागर, ठीक है, नागर कह रहा हो बेसर, और ये हो गई द्रविड़। जो नागर है उसका जो टाइम पीरियड है 7 से 13 के मध्य का है, 7वीं सदी से 13वीं सदी। और ये मेनली कहाँ आपके है, जो उत्तर भारत का साइड है वहाँ पर बिलोंग करती है। ठीक है, बेसर जो है वो नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 8वीं से 14वीं, 8वीं सदी से 14वीं सदी। ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका भी है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है। ठीक है, और आंध्र के उत्तर साइड पे, आंध्र के उत्तर साइड, आंध्र प्रदेश के वहाँ तक है कई जगह पे। जबकि दक्षिणी जो शैली है वो जो है आपकी 7वीं से 18वीं सदी की है। ठीक है, सबसे लंबे टाइम तक चली थी। और ये क्या है, आपके दक्षिण भारत में पूर्णतया है, दक्षिणी भारत में। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखो, जो बेसर शैली का समय कितना है, तो 8 से 14, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 8 से 14। नागर 7 से 13, तो 7 से 13 आपका ये दिया हुआ, तो ये नागर का है। 7 से 18, 7 से 18 आपका ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आपको। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, 15 से छठी बीसवीं BC, मतलब कि क्या है, 1500 से
600 BC। ये जो टाइम है आपका वैदिक काल का है। वैदिक काल दो भागों में विभक्त था, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व का जो टाइम है, पूर्व उत्तर, जैसे आपका मध्यकाल बटा हुआ है वैसे ये है। और मध्यकाल में और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ 650 से स्टार्ट मानते हैं 1000 तक पूर्व मध्यकाल, फिर 1000 से 1500 तक आपका मध्यकाल। ये डिवाइडेशन रहता है 650 टू 1000, 1000 टू 1500। ये मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, पूर्व और उत्तर, ये डिवाइडेशन होता है। अब यहाँ पे 600 है, बस इसको उल्टा कर दीजिए, आपका वैदिक काल आ जाएगा। तो पूर्व का टाइम क्या है 1500 टू 1000 BC, ठीक है। और 1000 टू 600 BC आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? भरत मुनि को, भाष को, नारायण मुनि को, अभिनवगुप्त को। तो नाटक का जन्मदाता जो है वो कवि भाष को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। भरत मुनि किस लिए प्रसिद्ध है? नाट्य शास्त्र, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, फर्स्ट BC का है। ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट BC, क्योंकि सबको याद है प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी, लेकिन अगर केवल प्रथम शताब्दी आपने देखा तो वही लगा देंगे। तो फर्स्ट प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, क्लियर। नारायण मुनि, नारायण मुनि कौन है? चित्रसूत्र, ठीक है। चित्रसूत्र के रचनाकार हैं, जो कि 9 भागों, इसके 9 पार्ट्स हैं, 35 से 43। और ये किसके अंतर्गत आता है? विष्णु धर्मोत्तर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है 600 का है, सॉरी, हाँ, 6वीं शताब्दी आप बोल सकते हो, 600 AD। गुप्ता टाइम पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। अभिनव गुप्त जो हैं, अभिनव गुप्त हैं जिन्होंने भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया था। कुल भाव जो थे 49 थे, लेकिन 8 रसों का उल्लेख किया था। और जो 9वां रस था शांत रस, ठीक है, 9वां रस वो अभिनव गुप्त ने ही खोजा था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ब्राह्मी लिपि का उद्भव, ब्राह्मी लिपि का उद्भव किस समय से माना जाता है? शुंग काल से, नंद वंश से, सुजनाग वंश से, या मौर्य काल से? तो ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव माना जाएगा वो माना जाएगा मौर्य वंश से। आपको पता होगा कि जो अभिलेख वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, स्तंभों पर जो अभिलेख लिखे वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये मौर्य के टाइम पे, इसका टाइम पीरियड क्या है? 320 टू 184 BC, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कला की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारतीय कला की मोनालिसा किसे कहते हैं? चावर धारणी को, या देवी गंगा मकर पर खड़ी प्रतिमा, यक्षी चंद्रा, या कुछ प्रसादिका यक्षी की? तो जो भारतीय कला की मोनालिसा बोला जाता है उसे बोला जाता है चावर धारणी को, चावर धारणी मूर्ति। चावर धारणी का दूसरा नाम आप हो सकता है आप लोगों को याद हो, कई लोगों को इसके बारे में भी पता होगा, दीदारगंज यक्षी, ठीक है। बेसिकली ये जो है, ये दीदारगंज यक्षी दाएं हाथ पे, दाएं हाथ में चावर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको चावर धाड़ी का नाम दिया गया है। तो दीदारगंज यक्षी का हो या चावर धाड़ी का हो, बात एक ही है, ठीक है। मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन जो ओपदार पॉलिश लगाई जाती थी वो भी लगी हुई है, ओपदार पॉलिश, ठीक है।
उपदर पॉलिश। और ये है कहाँ वर्तमान में? पटना में, पटना संग्रहालय में। ठीक है, दीदारगंज नामक क्षेत्र से पाई गई थी, तो इस वजह से दीदारगंज ये अच्छी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम चौवरधानी। चौवरधानी क्यों है? दाएं हाथ पर चावर लिए हुए, इस वजह से इसको चौवरधानी बोलते हैं। मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन जो उपदर पॉलिश यूज की जाती थी इसमें भी यूज हुई है। और ये पटना में है। ठीक है, दीदारगंज नामक स्थान से पाई गई थी। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। देवी गंगा मकर पर खड़ी प्रतिमा, ये आपकी गुप्ता डायनेस्टी की है, गुप्त काल की। ठीक है, यक्षी चंद्रा, ये आपके शुंग काल की है, शुंग काल की। और प्रसादिका यक्षी, ये आपके मथुरा में, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मथुरा में है। ठीक है, और कुषाण कालीन है, कुषाण काल की। आई होप कि इतना सफिशियंट है इसके लिए। सो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक पुंजीय रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? व्याकुलता, विश्राम, विस्तार, निरंतर प्रवाह। तो जो एक पुंजीय रेखाएं ऐसे समझ सकते हो आप कि ये आपका प्रिज्म हो गया, ये आपकी रेखा पड़ी। ठीक है, ठीक। एक पुंज में मतलब, ठीक, ये इधर से एक ये डली, ऐसे एक पुंज में एक साथ वो निकली थी। ये विस्तार कर रही हैं, आप जैसे समझ गए होगे। ये ऐसे गई लेकिन यहाँ से इस तरीके से फैल गई, तो ये क्या कर रही हैं? विस्तार, अपना विस्तार कर रही हैं। ठीक है, अभी मैं व्याकुलता का भी बताऊंगा, विश्राम का भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद ना करके उनको कैसे समझ सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। एकता का भी ये है, एकता भी है। ठीक है, विस्तार भी हो रहा है। ठीक, शक्ति भी हो जाएगा आपका। जहाँ एकता है वहाँ शक्ति होगी ही होगी। अब जैसे व्याकुलता है, मान लीजिए आपकी ये है। ठीक, अब ये पूर्ण, जैसे ये कणवत रेखाएं हैं। अब एक बात, अच्छा एक सेकेंड, इसको बड़ा करके पहले और अच्छे से समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये है आपका। ठीक, अब ये पता नहीं क्यों बड़ा हो गया इतना ज़्यादा। ठीक, तो जब ये जो कणवत रेखा है, कणवत रेखा या कोणीय रेखा है, सब चीज़ों में ये चीज़ आप इनपुट कर सकते हो, उसके द्वारा समझ सकते हो। तो देखो ये त्रिभुज बन जाता अगर हम ये जगह लगा दें, ये रेखा होती तो ये त्रिभुज बन जाती, लेकिन ये रेखा फिलहाल है नहीं। मान लीजिए कि ये आपका एक घर है। ठीक है, ये आपका घर है, ये दीवार आपकी तोड़ दी जाए, ये वाली, तो आपको असुरक्षा फील होगी। ठीक है, तो सेम इसमें है कि इनके उसमें असुरक्षा भी होती है, बेचैनी भी होगी, फिर व्याकुलता भी होगी। यही तो सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बट आप इन चीज़ों से समझ सकते हो। अब ये दीवार नहीं है आपके घर की, तो आपको यहाँ पर सोना भी है। जब दीवार थी तो कोई बेचैन, बिल्कुल निश्चिंत सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दीवार नहीं है घर की, तो क्या होगा? आपको बेचैनी भी होगी, बेचैनी होगी, व्याकुलता भी होगी। होगी कि नहीं होगी? डर भी लगता है उन चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब ये दिया हुआ विश्राम, विश्राम। ठीक है, अब हम विश्राम को कैसे समझ सकते हैं? आप ये लेटे हो, ये आपका बेड है और ये आप लेट गए। ठीक है, ये आपका बेड है और ये आप लेटे हो। ठीक, ये आप अपने विश्राम अवस्था में ही हो। तो विश्राम अवस्था से आप ये चीज़ समझ सकते हो, लेटे हुए मतलब पड़ी हुई रेखा से समझ सकते हो। ये जो क्षैतिज रेखा होती है, तो उसी तरीके से आप भी लेटे हो। जब आप लेटे हो तो क्या सोचते हो? शांति, शांति में होते हो ना, बिल्कुल निश्चिंत।
अब आप जब विश्राम लेटे होगे तो बिल्कुल शांति में होगे, तो शांति भी हो जाएगा, विश्राम भी हो जाएगा। इस चीज़ से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन रेखा से संबंधित है? रेखा दो प्रकार के हैं, रेखांकन 8 प्रकार का है, दृश्य संप्रेषण का प्राथमिक साधन है, और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि रेखा के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? सरल और वक्र। क्लियर? रेखांकन 8 प्रकार का होता है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया भी ये कौन कौन से होता है। जैसे कि आप समझ लो स्मृति रेखांकन वगैरह, उनको बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई हैं। दृश्य संप्रेषण का प्राथमिक साधन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सम्मित रूप नहीं है? सम्मित रूप आप जानते हो कि रूप 2 प्रकार के होते हैं, रूप 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित। ठीक है, असम्मित। सम्मित वह है जब किसी भाग को, किसी भी चित्र को दो, मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को दो बराबर भागों में किया जाए तो उनके जो हिस्से हैं, मतलब मध्य से एक रेखा खींची जाए तो दोनों भाग बराबर हों। तो जैसे ये है आयत है, इसको जब ऐसे डिवाइड करोगे तो ए और बी ये दोनों सेम सेम होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये हो गया आपका सम्मित। जब आप एक प्रकार से आप किसी चीज़ को ले सकते हो, मान लो कि जग है, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये हैंडल हो गया। वैसे हैंडल इधर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने उल्टा बना दिया है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका एक प्रकार से मग हो गया, जग समझ लो। अब जब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो दोनों इससे बराबर नहीं होंगे, तो वो हो गया इसिमेट्रिकल। ये हो गया सिमेट्रिकल और ये हो गया इसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे चीज़ें देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन देखते ही आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ऑप्शन दे रहा है सम्मित नहीं है, पूछा है सम्मित नहीं है। ठीक है, तो वर्ग, वर्ग है आपका ये। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे तो दोनों बराबर बराबर आयत में चला जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं जिसकी समान हो, इसको 20 से जब डिवाइड करोगे, जब चारों तीनों भुजाएं समान हैं तो दोनों भाग तो बिल्कुल समान होंगे ही। आयत का मैंने एग्जाम्पल ही दिया है। अब जानवर जो है उसको जब डिवाइड करोगे तो वो समान नहीं होगा, तो ये हो जाएगा असम्मित। ठीक है, तो ये सम्मित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानवर, डी। इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? स्कारलेट रेड, अल्ट्रामेरिन ब्लू, या लेमन येलो, या टेरावट। तो पदार्थ के जो जनरली आपने पढ़े होंगे कि कौन से प्राथमिक रंग होते हैं, तो आपका होता है लाल, नीला और पीला। ये कौन से कलर्स होते हैं? ये पदार्थ के होते हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश के क्या होते हैं? आरजीबी बोल सकते हो, लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो पदार्थ प्राथमिक रंग पूछ रहा है तो इसके पदार्थ के अकॉर्डिंगली, जनरली देखिए क्वेश्चन जो आता है वो पदार्थ के अकॉर्डिंग आता है। अगर उसको चेंज करना होता तो उसमें लिखता है, जनरली आपको पदार्थ ही लेना है, लेकिन अगर उसको प्रकाश पूछना होगा तो प्रकाश मेंशन करेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पदार्थ के अनुसार आंसर देना है। तो लाल, रेड, नीला, नीला, पीला, येलो और टेरावट। टेरावट होता कौन सा है? हरा कलर। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये प्राथमिक कलर्स पे नहीं आता है। लेकिन अगर प्रकाश का पूछता, अगर प्रकाश का पूछता तो लाल हो जाता, हरा हो जाता और नीला हो जाता, येलो नहीं होता। फिर येलो राइट हो जाता अगर प्रकाश के अकॉर्डिंगली पूछता तो।
ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा हरा का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अपोजिट तो देखो आपने विपरीत कलर या अपोजिट कलर्स, ये अगर पूछेगा तो आपको पता होंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कई लोगों को नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ों का इशू ना आवे। तो अपोजिट कलर पूछ रहा है हरे का, तो एक तरीका बता देता हूँ, कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने क्या पढ़ा कि प्राथमिक कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। अब रेड और ब्लू मिलाओगे तो क्या बनेगा? बैंगनी। इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं। रेड और ब्लू मिलाओगे तो क्या बनेगा? बैंगनी, जिसे वॉयलेट भी बोलते हैं, बनेगा। और ब्लू और येलो मिलाओगे तो क्या बनेगा? हरा, ठीक है। और रेड और येलो मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा जा करके आपका नारंगी। अब बताओ इसका विपरीत क्या है? तो रेड का हो गया ग्रीन, या ग्रीन का हो गया रेड, येलो का हो गया वायलेट, ठीक है, और ब्लू का हो गया नारंगी। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें पूछ रहा हरा का अपोजिट कलर कौन सा है, तो हरा का अपोजिट कलर रेड ही तो होगा, ठीक है। नीले का पूछ रहा है तो नीले का क्या हो गया? नारंगी, नीले का नारंगी। लाल का पूछ रहा है तो लाल का तो हरा हो ही गया, हरे का लाल, ये होगा, पीला नहीं होगा। पीले का बैंगनी, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं? 378, 2, 3, 6। पहली बात तो 378 जो है, अपनी आंखों से 378 कलर्स को आप देख सकते हो, ठीक है, इसलिए 378 दिया हुआ है। गुण की बात की जाए तो गुण आपके 3 होते हैं, ठीक है। वैल्यू, यू, यू है ये, इंटेंसिटी, ठीक है। मान, रंगत और सघनता, ठीक है। तो ये 3 सही हो जाएगा। राइट आंसर रंग के कितने गुण? तो 3। 6 जो है कला के तत्व बोल सकते हो, कला के तत्व भी हैं, सिद्धांत भी हैं, सिद्धांत, तत्व, षडांग, ये सब 6 ही हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लिथोग्राफी के जन्मदाता किसे माना जाता है? लिथोग्राफी के जन्मदाता किसे माना जाता है? जॉन गुटेनबर्ग को, राजा रवि वर्मा को, एनजे कांटे को, या जॉन सेनेफेल्डर को? तो लिथोग्राफी के जन्मदाता के बारे में पूछा जाएगा तो उसके हो जाएंगे जॉन सेनेफेल्डर। जॉन सेनेफेल्डर, इन्होंने 1796-98 के मध्य इसकी खोज की थी, ठीक है, जॉन सेनेफेल्डर ने। जबकि जॉन गुटेनबर्ग किस लिए जाने जाते हैं? मूवेबल टाइप, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गत्यात्मक मुद्रण। चाइना में जो स्टार्ट हुआ था 1450 एडी, मूवेबल टाइप, ठीक है। इसको हिंदी में भी याद रखना, गत्यात्मक, अरे एक सेकेंड और साफ लिख देता हूँ, मुद्रण, ठीक है। 1450 जॉन गुटेनबर्ग। राजा रवि वर्मा आपको पता ही होगा, 1894 में मुंबई के घाटकोपर में। सबको रटा होगा ये तो, घोल के पी गए हैं सब लोग। लिथोग्राफी पे से स्टार्ट की थी,
किसकी सहायता से? जिरचई, ठीक है, स्लेचर, जो जर्मनी के थे, जिरचई, स्लेचर, माधवराव, ठीक है, इनकी सहायता से। मेनली आपको जिरचई और स्लेचर याद रखना है, ठीक है। एनजे कांट क्या है? तो एनजे कांट जो हैं ये हैं आधुनिक पेंसिल के जन्मदाता, जनक बोल सकते हो, आधुनिक पेंसिल के जनक, ठीक। निकोलस जैक्स कांटे, ठीक है, निकोलस जैक्स कांटे, एनजे कांटे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इनमें से कौन सा उड़ीसा में मंदिर नहीं है? लिंगराज मंदिर नहीं है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं, कोणार्क मंदिर नहीं, या राजा रानी मंदिर नहीं। तो देखो, लिंगराज मंदिर बिल्कुल है, दशावतार मंदिर इस पे रुक जाते हैं, कोणार्क मंदिर बिल्कुल पड़ा होगा, राजा रानी मंदिर बिल्कुल है। तो ये तीनों आपके हैं। कौन नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये तीनों वहाँ पे हैं आपके उड़ीसा में, ठीक है। तीनों के तीनों उड़ीसा में और कलिंग सैलरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ललितपुर में है, ठीक है। गुप्तकालीन है, ठीक, नागर शैली में है। अब ये कलिंगा शैली बोल लो या इक्वल टू नागर शैली, ठीक है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये आपका प्रथम मंदिर माना जाता है नागर शैली का, नागर शैली का ये प्रथम मंदिर माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा लिंगराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवपाल से संबंधित है उदानपुरी विश्वविद्यालय, उदानपुरी महाविहार, उदानपुरी बौद्ध मठ, विक्रमशिला महाविहार। देखो, देवपाल, देव लोग जो होंगे, देवता लोग, वो कहाँ रहेंगे? देवता लोग होंगे वो कहाँ रहेंगे? ये ट्रिक से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देवता लोग कहाँ रहेंगे? तो मठों में रहेंगे, रहते हैं ना अपने आप, मठ में मठाधीश रहते हैं, तो एक प्रकार से उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। तो देवपाल से संबंधित क्या हो जाएगा? उदानपुरी विश्व बौद्ध मठ। तो राइट आंसर क्या हो गया? उदानपुरी बौद्ध मठ का देवपाल, जबकि उदानपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, ठीक है। अब ये गोपाल का भी यही एक ही है, और उदानपुरी बौद्ध मठ देवपाल का भी एक ही है। बाकी जो चीज़ें आती हैं मोस्टली वो धर्मपाल से ही संबंधित होती हैं। तो ये दोनों किससे हो जाएंगे? धर्मपाल, ये पाल शासक थे पूर्वी भारत में, जिनके समय ही पाल शैली का जन्म हुआ, ठीक है। मध्यकाल की कला यहीं से स्टार्ट होती है, पाल शैली से लघु चित्रण प्रारंभ हो जाता है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये जब तक क्लास में ये चीज़ हो ना, मेरे से स्क्रीनशॉट ना कीजिए, तब तक ये क्लास कंप्लीट ही नहीं होती। चलिए आगे जाते हैं, आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। बीसी सान्याल जाने जाते हैं, पहले हम बीसी सान्याल को समझ लेते हैं कौन। ये हैं संस्थापक दिल्ली शिल्प चक्र के, ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ? 1949 में, ठीक है। कहाँ? तो दिल्ली, दिल्ली नाम दिया हुआ है, समझ जाइए आप। बीसी सान्याल, जिनका नाम क्या है? भावेश चंद्र सान्याल, ठीक है। कब हुआ जन्म? देखो कहीं कहीं 1901 भी दिया है, 02 भी दिया है, ठीक है, तो दोनों याद कर लीजिए। निधन कब हुआ? 03 में, 2003 में, लगभग
102 साल के 101 102 साल में इन्होंने भारत को 3 बार विभाजित होते हुए देखा है। ठीक है, भारत को 3 बार विभाजित होते हुए देखा। दूसरी चीज, अब ये सान्याल जाने जाते थे चित्रकार मूर्तिकार दोनों थे। ठीक है, मूर्तिकार दोनों थे, लेकिन और शिक्षक भी थे, ये कला शिक्षक। इसको इतने कला शिक्षक ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन काम तो ये करते थे, लेकिन चित्रकारी के लिए प्रमुख रूप से मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकारी तो की है इन्होंने, लेकिन मुख्यतः किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। मूर्तिकारी में इन्होंने देखो लाला लाजपत राय का बनाया था बस साइज मूर्ति, कहाँ पे? लाहौर जब गए थे। ठीक है, इसके अलावा द वर्टिकल वुमेन, कई जगह है लिखा कि ये इनकी आत्मकथा से संबंधित है। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चित्र, तो चित्र ये तो बनाते थे, चित्र मुख्यतः चित्र थे। इनके कलर्स भी बहुत फेमस थे, मतलब इनको पसंद थे। तो प्राथमिक कलर्स थे। प्राथमिक कलर्स अभी हमने आपको बताए कौन कौन होते हैं। रेड, येलो, ब्लू, ये इनको पसंद थे। इनके कुछ चित्र हैं। ठीक है, गोल मार्केट के भिखारी, फ्लाइंग बिचुका, शिव की मुखाकृति, निजामुद्दीन के मेले, बाल वधू। ठीक है, उसके अलावा आपकी राजस्थान की महिला हैं, केस संवारती है, नवरत्ता है, ब्रूडिंग मूड है, साधु है, या बिल्लियों की चित्र श्रृंखला भी है इनकी। इन्होंने एक मूवी में अभिनय भी किया था, द डांस ऑफ द विंड। ठीक है, द डांस ऑफ द विंड में इन्होंने अभिनय भी किया था। आई होप कि क्लियर होगा। अब इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। बीसी सान्याल के बारे में जो जानकारियाँ इम्पोर्टेंट थी, जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं, सारी बता दी हैं। आई थिंक इसके बाहर कुछ चीज़ें नहीं हैं। अब इनका शिक्षण जो है वो आपका ये क्या कहते हैं, शिक्षण जो है कलकत्ता में हुआ। ठीक है, पर्सी ब्राउन के निर्देशन में। ठीक है, मेयो कॉलेज में इन्होंने, मेयो कॉलेज गए थे, वहाँ पे इन्होंने शिक्षण कार्य किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आपकी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। बीसी सान्याल जाने किस लिए जाते हैं? लघु चित्रण के लिए, दृश्य चित्रण के लिए, वर्ली कला के लिए, कठपुतली कला के लिए। आपको भी मैंने एक चित्र बनाया था, निजामुद्दीन के मेले। ठीक है, ये भी इनका दृश्य चित्रण है। इसी तरीके से ये दृश्य चित्रण में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, दृश्य चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य चित्रण। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया, क्योंकि अभी ये मैंने बताई हुई थी। वर्ली आपको पता ही है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है ये लोक कला। कठपुतली के लिए राजस्थान। और लघु चित्रण आपको पता ही है कि पाल शैली से स्टार्ट होता है, आपकी जैन आ जाती है, उसी मुगल भी आ जाती है, राजस्थानी भी आ जाती है, पहाड़ी भी आती है, दक्षिणी भी आती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोल रहा है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद, जस्ट अ सेकेंड, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन बोल रहा है अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या बाबर।
तो बाबरनामा जो था, तो बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा थी। ये लिखी किसने थी? स्वयं बाबर ने। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है। अब इसका फारसी में अनुवाद होता है, तो वो कौन करता है? अब्दुल रहीम खान खाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, किस नाम से? अयार दानिश। क्लियर। गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी, तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, हुमायूं नामा। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी हैं प्रस्तर से, ब्रॉन्ज से, सैलखड़ी से या चूना पत्थर से? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये सैलखड़ी से बनी हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में ना देता तो टेराकोटा हो सकता था, वो भी ना देता तो मिट्टी कर सकते थे। अब इतनी चीज़ों में से तो कोई एक देगा ही। अब मोहरें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है। परंतु अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं, अभिलेख युक्त, ये आपकी हड़प्पा में मिली हैं। कहाँ? हड़प्पा। सबसे ज़्यादा के लिए मोहनजोदड़ो और अभिलेख युक्त के लिए हड़प्पा। और सबसे ज़्यादा जो मोहरों में जो सबसे ज़्यादा चित्र मिला है वो मिला है यूनिकॉर्न का, सबसे अधिक। ठीक है। और जो सबसे अच्छा है वो क्या है? कुकुद वाले बैल की। क्लियर। आगे आ जाते हैं। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से? मेवाड़ से, कांगड़ा से, किशनगढ़ से या जोधपुर से? तो कलाकार निहाल चंद सबको पता होगा, बनी ठनी के लिए बहुत फेमस है। बनी ठनी को मोनालिसा कहा जाता है भारत की। मोनालिसा किसको? एक और थी आपकी चावर दहाड़ी। ठीक है, उसको भी बोला गया था। ये बोला किसने था? कृपाल सिंह शेखावत ने बोला था। भारत की मोनालिसा निहाल चंद। ठीक है। और ये किस शैली से बिलोंग करते हैं? तो किशनगढ़ शैली से। जिसका टाइम पीरियड, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1609 से 11 के मध्य। किसने? किशन सिंह ने। ठीक है, किशन सिंह ने 1943 के टाइम पे, 1943 के टाइम पे डिकिंसन, एरिक डिकिंसन व फयाज अली, ठीक है, इन दोनों ने इस शैली को प्रकाश में लाया। और इसका चरमोत्कर्ष सावंत सिंह। क्लियर। और चीज़ें देख लेते हैं और ऑप्शंस को। मेवाड़ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 728, बप्पा रावल। ठीक है। मेवाड़ में वंश कौन सा चला था? सिसोदिया। ठीक है। कांगड़ा में अच्छा हाँ, मेवाड़ का जो चरमोत्कर्ष सात चित्रकला के हिसाब से जगत सिंह प्रथम, चित्रकला के हिसाब से चरमोत्कर्ष जगत सिंह प्रथम। और कांगड़ा का संसार चंद। ये किस शैली से? पहाड़ी। ठीक है, किशनगढ़ के बारे में आपको बता ही दिया, ये पहाड़ी से बिलोंग करते हैं संसार चंद। किशनगढ़ के बारे में आपको बता ही दिया। जोधपुर, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1458 में, राव जोधा जी। ठीक है। और इसका जो चरमोत्कर्ष रहता है वो मान सिंह के समय में रहता है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? पर्सी ब्राउन ने, तारनेश झा ने, आनंद कुमार स्वामी या स्टेला क्रैमरिस? तो विष्णु धर्मोत्तर का जो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किया है स्टेला क्रैमरिस ने, पहली बार।
ठीक है, लगभग 1921 के टाइम पीरियड पे। और जो दूसरी बार अनुवाद किया है इंग्लिश में वो किया है आनंद कुमार स्वामी ने, जबकि तारणी झा ने हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, आगे की चीज़ें देख लेते हैं। ये पहली बात तो ये देख लेते हैं किस शताब्दी का, छठी शताब्दी का है, गुप्तकालीन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, डायगोनल चित्र श्रृंखला किसकी है। डायगोनल का अर्थ क्या होता है, विकर्ण। ठीक है, सतीश गुजराल की है, कृष्ण खन्ना की है, रामचंद्रन की है, तैयब मेहता की। तो डायगोनल सीरीज जो फेमस है वो तैयब मेहता की फेमस है। तैयब मेहता कौन, जिनका जन्म 1925 में हुआ, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, जीजे लिख दिया, गुजरात में। इनकी और चित्रों के बारे में बात कर लें अगर, तो काली, महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, उसके बाद जेस्चर, ठीक, रिक्शा पुलर्स, रिक्शा खींचने वाला बोल सकते हो। ठीक है, विकर्ण हो गई आपकी, ब्लू डायगोनल भी हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सतीश गुजराल, इनका जन्म भी 1925 में हुआ। कृष्ण खन्ना, इनका जन्म भी 1925 में हुआ। और ए रामचंद्रन 1935 में हुए। ये अभी रिसेंट में डेथ भी हो गई है इनकी। ठीक है, इनकी रिसेंट में ए रामचंद्रन की डेथ भी हुई है 2024 में, ये भी याद रखिएगा। सतीश गुजराल साहब, इनकी एक दो मैं कृतियाँ बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणेश इनकी मूर्ति शिल्प है। ठीक है, गणेश इनकी मूर्ति शिल्प इंपॉर्टेंट है। विलाप है, विभाजन त्रासदी है, मोहनजोदारो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कृष्ण खन्ना, इनकी ट्रक है, बैंड वाला है। ठीक, उसके अलावा कौन सी हो जाएगी, ट्रक, बैंड वाला, अजनबी, अजनबी, महाभारत, रागमाला गेम सीरीज। तो ऐसे करके इनकी काफ़ी हो जाएंगी। आगे देखते हैं। ठीक है, तो रामचंद्रन आपको पता ही चल गया, 1935, केरल। ठीक है, इनकी ययाति बहुत प्रसिद्ध है, ययाति, काली पूजा भी बोल सकते हो, और है इनकी। ठीक है, कब्र खोदने वाला भी। तैयब मेहता के बारे में आपको डिटेल बताई दी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम तिनाले दिल्ली स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ। तो प्रथम तिनाले स्टार्ट कब हुआ था, कब, 1968 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ललित कला अकादमी का तिनाले। और ललित कला का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1954 में। मकबूल फिदा हुसैन को 1955 के टाइम पीरियड में प्रथम पुरस्कार मिला था ललित अकादमी का, प्रथम। ठीक है, बट त्रिनाले जो स्टार्ट हुआ वो 1968 में स्टार्ट हुआ। और इसका प्रथम किसको मिला, तो मकबूल फिदा हुसैन, तो आपको पता ही, वो मकबूल फिदा हुसैन, यामिनी राय, धनराज भगत या तैयब मेहता। तो तैयब मेहता को मिलता है 1968 में, किस चित्र के लिए, फॉलिंग फिगर्स के लिए। तो आपका ये हो जाएगा फॉलिंग फिगर। फॉलिंग फिगर, फॉलिंग फिगर का क्या मतलब होता है, गिरते हुए शरीर। ठीक है, गिरते हुए शरीर के लिए आपको 1968 में क्या मिला, त्रिनाले का पुरस्कार। ठीक है, तो आई थिंक कि क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने वहाँ पे ये चित्र बताया नहीं था फॉलिंग फिगर्स का, क्योंकि उसको भी कनेक्ट करना था। तो इस चीज़ के यहाँ से आपने एक नई चीज़ भी सीख ली और हम दूसरी बाकी की चीज़ें भी सीख लिए। ठीक है, धनराज भगत को, इसको हम इरेज कर देते हैं। धनराज भगत को 1947 का, ठीक है, आईफैक्स पढ़ा होगा आपने, आईफैक्स का पुरस्कार प्रथम मिला था। प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को 1947। ठीक है, आईफैक्स की स्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1928। ठीक है,
और इसके 40 साल बाद स्टार्ट हुआ है क्या, आपका त्रिनाले। ठीक है। और जबकि 1955 में 1955 में प्रथम पद्म भूषण मिला था किसको, यामिनी राय को। ठीक है। इनको सब पहले भारत का पिकासो कहा गया। ठीक है। और एम एफ हुसैन को भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं रंग, रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। फिर से समझ लेते हैं। मैं रंग, रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। मतलब ये रंग रेखा और आकृति से अधिक विचारों से प्रेम करते हैं। ठीक है। ये कथन है किसका, के हेब्बर का, अमरनाथ सहगल का, या रामकिंकर बैज और यामिनी राय। तो देख लेते हैं। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरनाथ सहगल। ठीक है। इन्होंने कहा मैं रंग, रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। ठीक है। अमरनाथ सहगल एक मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अमरनाथ सहगल वही हैं जिन्होंने क्राइज अनहर्ड, मतलब अनसुनी चीखें, बहुत फेमस है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इन्हीं की है एंग्विन्स क्राइज। इंग्विन्स क्राइज। ठीक है। और इनकी एक है मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी। ठीक है। इनकी काफ़ी फेमस है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको जूम कर देते हैं। और प्रगति नाम से एक कला पत्रिका किसने निकाली थी, भावेश चंद सान्याल, जे स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख या अवधेश मिश्र। तो प्रगति नाम से जो कला पत्रिका निकाली थी वो निकाली थी गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये वही हैं जिनका जन्म 1937 में हुआ, सुरेंद्र नगर में। कहाँ है, जीजे, गुजरात। ठीक है। इनकी काफ़ी फेमस चित्र हैं, घर वापसी, बोलती सड़क, ठीक है, मैन है, स्वप्न है। इनकी कुछ फेमस पत्रिकाएं भी हैं। एक गुजराती काव्यों का संग्रह था अथवा, कल की नहीं सॉरी परसों की क्लास में आपको बताया भी है। वृश्चिक भी है इनकी। ठीक है। घर जतन भी है इनकी। ठीक है। एक इनकी और है काफ़ी प्रसिद्ध, गांधी मीट्स शेख फूल। ठीक है। गांधी मीट्स शेख फूल। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। जगदीश स्वामीनाथन के बारे में भी मैंने आपको परसों बताया था, जब कलाकार की क्लासेस ली हैं। अगर आपने वो कलाकार की क्लासेस नहीं दी हैं, देखी हैं, तो लास्ट क्लास जो हुई है हमारी, मतलब परसों के दिन, वो आप देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है। उसमें आर्टिस्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे ऑप्शंस को उठाया हुआ है। जो सही है उसके बारे में तो आपने देख ही लिया है कि हम बताते ही हैं, और सारे ऑप्शन को उठाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न कभी रहे ही ना। ठीक है। इवन हमको उनके बारे में सारी चीज़ें पता हो जाएं। तो जे स्वामीनाथन, कांट्रा पत्रिका, ठीक है, मजदूर,
और लिंग। लिंग पत्रिका के संस्थापक सदस्यों में थे। मजदूर पत्रिका, ठीक है, मजदूर आवाज़ बोलते हैं बेसिकली, मजदूर आवाज़, ठीक है। अवधेश में विश्व की तो कला विमर्श काफ़ी फेमस है, ठीक है। इनकी बिजुका श्रृंखला काफ़ी फेमस है। भावेश चंद सान्याल के बारे में डिटेल हमने आपको दे दी है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की थी? मकबूल फिदा हुसैन ने, डी देवलालीकर ने, बेंद्रे ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इंदौर स्कूल की स्थापना डी देवलालीकर, दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिनको दत्तू भैया भी कहते हैं, ठीक, दत्तू भैया। इन्होंने 1927 में इंदौर कला स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। जबकि 1926 में शारदा चरण उकील कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। शारदा चरण उकील ने कहाँ की थी? नई दिल्ली में। तो दोनों को एक दूसरे के साथ याद कर सकते हो। 26 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया, 28 में आपका क्या हो गया? आईफैक्स, ठीक है, एक सीरियल में। 29 से याद कर सकते हो देवी प्रसाद राय चौधरी, मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। तो क्या हो गया? 26 में शारदा चरण उकील कला विद्यालय नई दिल्ली, 27 में इंदौर कला विद्यालय, 1927 कहाँ? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, डी देवलालीकर या दत्तू भैया के द्वारा कहाँ हुआ? इंदौर में। उसके अलावा 28 पे आ जाओ तो 28 हो गया आईफैक्स, जिसका प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को मिला। फिर आ जाओ 29 में क्या हुआ? देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य भारतीय बने। इसके पहले कौन था? ईवी हैवेल, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मकबूल फिदा हुसैन के बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी है। बेंद्रे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1956 में इन्होंने बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट करी। बड़ौदा पेंटर्स ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट करी। आगे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजंता की चित्रकला संबंधित है महाभारत, रामायण, बौद्ध जातक कहानियाँ या थंका चित्रकला। सबको पता होगा कि अजंता की जो चित्रकला संबंधित है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इसके अंतर्गत 30 गुफाएं मिलती हैं, ठीक है। 30 गुफाएं मिलती हैं, सारी की सारी बौद्ध धर्म से हैं, जिसमें से 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन 6 गुफाओं से चित्र मिल रहे हैं, वर्तमान में मिले हैं। जिसमें से दो गुफाओं में डिवाइडेड है। ये गुफा 2 भागों में डिवाइडेड है, एक चैत्य और एक विहार। चैत्य मतलब पूजा गृह, 9, 10, 19, 26, 29, ठीक है। ये आपकी हो गई चैत्य। बाकी की रेस्ट ऑफ द केव्स आर विहार गुफा। विहार का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। तो कितनी हो गई? 25, और ये हो गई 5। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त है, महायान और हीनयान। हीनयान के अंतर्गत 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये 6 गुफाएं आती हैं आपकी हीनयान के अंतर्गत, और महायान के अंतर्गत 25। अब आप लोग कहोगे कि 30 गुफाएं आपने बताई, ठीक है, 6 गुफाएं आपने हीनयान की बता दी, तो 25 यहाँ बता रहे हो, तो इसका मतलब हो गई 31। नहीं, इनमें से गुफा नंबर 9 जो है वो हीनयान और महायान दोनों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जब हीनयान में काउंट करोगे तो महायान में भी काउंट करोगे, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए 25 हो जाती हैं, ठीक है। आई होप कि और चीज़ें बता देता हूँ।
1819 में इसकी खोज किसने की? जॉन स्मिथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, बाघौरा नदी है, ठीक है, अर्धचंद्राकार रूप में, घोड़े की नाल के आकार का भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी आपके अजंता के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। सो जो लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हो, सो काइंडली सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच।